हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए चैप्टर के साथ। तो आज हम 11th क्लास का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बेटा, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस एक वीडियो के अंदर हम पूरा थ्योरी प्लस जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा पूरा करा दें। तो इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट थ्योरी होगी और जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं 11th क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। एक पार्टी है एक्स जो रहती है दिल्ली के अंदर, ठीक है सर। एक पार्टी है वाई जो रहती है यूके। यूके मीन्स उत्तराखंड, ठीक है। अब दिल्ली वाले ने गुड्स बेचा बेटा, किसको? यूके वाले को। कैसे बेचा? क्रेडिट में बेचा, उधार में बेचा, ठीक है। अब उधार में बेचा और 3 महीने या 2 महीने का उधार दे दिया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं एक्स के मन में हमेशा डर रहेगा कि यार पता नहीं वाई पैसे देगा नहीं देगा, या जब 3 महीने बाद हम पेमेंट करने मांगने जाएं तो शायद मना कर दे, ठीक है ना। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए कॉन्सेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जब एक्स उधार में किसी पार्टी को गुड्स बेचता है तो उसको एक बिल लिख के बेचता है। अब इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। उस बिल में एक्स ये लिखता है कि मिस्टर वाई, मुझे मेरे पैसे 3 महीने के अंदर मिल जाने चाहिए, और उस पे वाई क्या करेगा? अपनी एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है ना। तो एक्स ने एक बिल लिखा और किसके पास गया? वाई के पास। वाई ने उस बिल पे एक्सेप्टेंस दी और वो बिल किसके पास आ गया? एक्स के पास आ गया। अब 3 महीने बाद क्या होगा? एक्स इस बिल को लेके बैंक में जाएगा और बैंक क्या करेगा? 3 महीने बाद एक्स ने क्या किया? उस बिल को कहां लेके चला गया? बैंक में। और बैंक क्या करेगा 3 महीने बाद? इसके अकाउंट से पैसा निकाल के इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, है ना। तो बड़ा आसान हो गया गुड्स उधार में बेचना बेटा। लेकिन अगर आप बिना बिल्स ऑफ एक्सचेंज के गुड्स बेचेंगे तो कहीं ना कहीं हमेशा आपके मन में डर रहेगा। तो इसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 2 पार्टी होती है बेटा। एक पार्टी का नाम होता है बच्चे, इस पार्टी का नाम क्या होगा? ड्रॉवर। जो बिल लिख रहा है उसका नाम क्या है? ड्रॉवर। और ये कौन है बेटा? वाई। इसको बोलते हैं ड्रॉई। जब तक वाई इस पे एक्सेप्टेंस नहीं देगा, उस कागज के टुकड़े पे साइन नहीं करेगा, उस बिल की, उस टुकड़े की कोई रेलेवेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से क्या होता है, फ्यूचर में आप अपने पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, चलिए सर आगे बात करते हैं हम लोग मेरे बच्चों इसमें। चलिए जी, तो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं हम लोग बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करें। तो हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है जी। चलो जी चलो। तो पहला पॉइंट कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? ये हमेशा राइटिंग फॉर्म में होगा ना, लिखा होगा, केवल ऑरल नहीं होगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो पहला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होगा, और दूसरा क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, साइन बाय द कौन? मेकर। ठीक है, तो पहला पॉइंट है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी, और साथ में साइन बाय द मेकर। क्या करेंगे? डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन। इस बिल में हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम एक बंदे वाई को बोल रहे हैं कि भाई तुझे इतना अमाउंट इस बंदे को, या जिसका मैंने इस बिल में नाम लिखा है, या मुझे, या बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो जो भी एक कागज का टुकड़ा लेके आएगा या जिसमें इसका नाम होगा या जिसका नाम मैं बोल रहा हूं, उसको आपने पेमेंट करनी है। और कितना अमाउंट? एक स्पेसिफाइड अमाउंट होगा। तो 3 बातें काम की है, 3-4 बातें कि भाई इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होगा, दूसरा अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, साइन बाय द मेकर होगा, और डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर। बियरर मतलब होता है जो भी वो कागज का टुकड़ा लेके जाएगा उसको पैसे देने आपने। ये कौन कहता है? सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? सर एक कागज का टुकड़ा है जिसमें क्या किया आपने? सामने वाली पार्टी को बोला भाई मुझे मेरे पैसे फिक्स टाइम पे दे देना जी। ठीक है जी, चलिए उसने साइन करके आपको बिल भेज दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं जी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर। ठीक है जी, कुछ खास बात इसमें है नहीं। इसका अच्छा फॉर्मेट देख लीजिए क्या क्या लिखा होता है। श्री रोहित बनर्जी हैज ऑर्डर्ड टू श्री एम एन हाँ जी दत्ता गुप्ता टू पे 50,000 रुपए टू श्री राजीव सरकार इन द ऑर्डर एक्सेप्टेबल टू श्री एन। वो सारी बातें लिखी है बच्चा, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? तो जो हमने शुरू में मतलब समझा ऑलमोस्ट सारे फीचर्स वही है। राइटिंग में होगा, साइन बाय द मेकर होगा, है ना, अमाउंट स्पेसिफाइड होगा, किस पार्टी को देना वो मेंशन होगा, तो वो सारे फीचर्स है बेटा इसका। तो अगर हम पहला पॉइंट पढ़ें, बिल ऑफ एक्सचेंज एक क्या होगा? रिटर्न ऑर्डर होगा। ठीक है, इट इज ड्रॉन इन साइड बाय द कौन बेटा? मेकर।
दैट इज ड्रॉअर ऑफ द बिल। तीसरा, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पर्सन। एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, भाई तुझे हमारे पैसे देने ही देने, तो उसमें कंडीशन मत ऐड कर दियो कि मुझे अगर सामने से पैसे मिलेंगे तो मैं आपके पैसे दूंगा जी, ठीक है। द स्पेसिफाइड अमाउंट होगी और किसको पे करना वो भी मेंशन होगा, ठीक है। द डेट बाय विच द अमाउंट शुड बी पेड वो भी मेंशन होगी, और इट इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक सामने वाली पार्टी इस पे एक्सेप्टेंस नहीं देगी तो क्या होगा, ये विल, इस कागज के टुकड़े कोई वैल्यू नहीं है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाएगा, ठीक है। राइटिंग में होना चाहिए, अमाउंट स्पेसिफाइड होना चाहिए, पार्टी स्पेसिफाइड होनी चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, और क्या होगा, साइन बाय द मेकर होने चाहिए, और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो ये इसके बेसिक से फीचर्स हैं, थोड़ा जिसके बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए, पार्टीज कितनी होती है जी, इसके लिए 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉवर कौन है, जो बिल को लिख रहा है बेटा, है ना, हमारे क्वेश्चन में कौन था, एक्स। ड्रॉई कौन है, वाई, जो क्या दे रहा है, एक्सेप्टेंस। और सर पेई कौन है, पेई फाइनली जिसको पैसा मिल रहा है। बच्चे बड़े मिस्टेक करते हैं, पेई का मतलब जो पे कर रहा है, नहीं, जिसको फाइनली पैसा मिलेगा। तो कौन हो सकता है हमारे एग्जांपल में, एक्स भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है, और कभी कभी एक्स क्या करता है, बिल को इंडोर्स करता है, तो जो भी पार्टी होगी उसको भी मिल सकता है। तो पेई वो पर्सन है जिसको फाइनली पैसा मिलेगा, ठीक है बेटा। तो 3 पार्टी होंगी। तो पे इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू हुम द अमाउंट इज टू बी पेड। पे में बी द ड्रॉवर हिमसेल्फ भी हो सकता है, या उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। ड्रॉ इज द पर्सन टू हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर हिज एक्सेप्टेंस। ही इज अ पर्सन टू हुम क्रेडिट हैज बीन granted by the drawer। वही बातें लिखी है। Drawer is a person who makes or writes the bill of exchange. He is a person who have guaranteed credit। वो सारी बातें हैं। तो 3 बातें होंगी आपकी, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए सर, नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 2 टाइप के बिल्स होते हैं सर, कौन कौन से, एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल का मतलब होता है जब 2 पार्टीज आपस में बिजनेस कर रही हैं तो एक दूसरे बिल लिखती है, उसे ट्रेड बिल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स ने गुड्स बेचा वाई को और वाई ने खरीदा, तो एक्स ने बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्टेंस दी, तो इनके बीच में जो बिल इशू हो रहा है उसे हम बोलते हैं ट्रेड बिल। सर एक होता है एकोमोडेशन बिल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन वहां मिल जाएगा आपको। एकोमोडेशन का मतलब होता है जब एक दूसरे को म्यूचुअल हेल्प की जरूरत होती है तो एक दूसरे बिल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक्स हूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने वाई से बोला, वाई मैं तेरे ऊपर एक बिल लिखूंगा, प्लीज उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दियो। बिल ने एक्सेप्टेंस, वाई ने एक्सेप्टेंस दी, बिल मेरे पास आ गया। उस बिल को लेके मैं कहां चला गया, बैंक के पास, और मैंने कहा बैंक इस बिल को डिस्काउंट करा दो, और बैंक ने कुछ डिस्काउंट काट के वो पैसा मुझे दे दिए, ठीक है ना। और 3 महीने तक उस पैसे को मैं यूज करूंगा। हाँ, 3 महीने बाद वाई को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो 3 महीने से पहले ही मैं वाई को पेमेंट कर दूंगा, और वाई क्या कर देगा, बैंक को पे कर देगा। तो ये बिल जो था ये कोई बिजनेस का बिल थोड़ी था, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बिल लिख लेते हैं, उससे बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ होते हैं बेटा। अब ऐसे मत करना कि एक दूसरे के ऊपर लिख दो बेटा, ठीक है। तो वो होता है एकोमोडेशन बिल। तो अगर हम बात करें बच्चा ट्रेड बिल की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शन ना बेटा, और एकोमोडेशन बिल क्या होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प इज कॉल्ड एकोमोडेशन बिल। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर होगी जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चा, इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं यार, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। फायदे तो बहुत सारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला, फैसिलिटेट करता है किस चीज को बेटा, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सोचो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होता तो क्या कोई भी उधार में बेचता या खरीदता, बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। हर किसी के माइंड में डाउट रहता है कि पता नहीं सामने वाली पार्टी पैसे देगी नहीं देगी। लेकिन जब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज आए तो आपको पता है कि सामने वाली पार्टी अगर बिल पे नहीं करेगी लास्ट डेट पे तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, कोर्ट में जा सकते हैं। तो आपके पास एक लीगल एविडेंस है ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सामने वाली पार्टी अगर डिफॉल्ट करती है तो कोर्ट में जाके आप केस लड़ सकते हैं। लेकिन आपने किसी को नॉर्मली उधार बेच दिया और सामने वाली पार्टी पैसा नहीं दे रही तो क्या कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या करता है, हेल्प करता है किसको, सेल एंड परचेज में। दूसरा, सर्विस एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। अरे भाई बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, मैंने किसी को गुड्स बेचा उधार में 3 महीने के, मुझे पैसे कब मिलेंगे, 3 महीने बाद। मैंने बिल लिखा, उसने एक्सेप्टेंस की, बिल मेरे पास आ गया, और मैं बैंक के पास गया और मैंने बैंक से पैसे ले लिए। अब बिल की पेमेंट तो 3 महीने बाद आनी थी, लेकिन उस बिल को मैंने डिस्काउंट करा दिया, और डिस्काउंट करके क्या हुआ, पैसा मुझे आज ही मिल गया। तो कहीं ना कहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना, आपको टाइमली पैसा मिल जाता है। इजी टू रिकवर द अमाउंट। अरे भाई अगर आपने किसी को उधार बेचा है और सामने वाला
पार्टी मना कर दे, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके पास BR है, उसकी एक्सेप्टेंस है, तो कहीं ना कहीं अगर कल वो बाउंस होगा तो कोर्ट में जाके केस आप लड़ सकते हैं, है ना? तो आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इजी टू रिकवर द अमाउंट, ठीक है। चलिए, इंडोर्समेंट हो सकता है जी, आपने इस बिल को किसी और पार्टी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडोर्समेंट का मतलब पता होगा, जब हमारे पास जो बिल आया उसी सेम बिल को हम किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, ठीक है। अगला, सर्टेनिटी एज टू पेमेंट। भैया इसमें कंफर्म होता है कि पैसा मिलेगा मिलेगा। आपने बिल लिखा, उसने साइन किए, आपने बिल बैंक के पास जमा कर दिया, ड्यू टाइम पे क्या हो जाएगा? पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रेड रेमिटेंस, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इज कन्वीनियंट मीन ऑफ मेकिंग एंड रिसीविंग द पेमेंट एज द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द बैंक। मैंने बताया ना, एक बिजनेसमैन है, हजारों ट्रांजेक्शन है, तो मान लीजिए बहुत सारे बिल हैं, है ना? तो उसके लिए यार हिसाब किताब रखना बड़ा आसान है। लेकिन अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तो आपके पास बिल पड़े हुए हैं, वो बिल आपने बैंक में जमा कर दिए, तो उसकी पेमेंट क्या होगी? जैसे से ड्यू डेट आएगी, बैंक आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं कन्वीनियंट होता है बेटा इसमें। वैलिड एविडेंस, अगर सामने वाली पार्टी कल पेमेंट के लिए मना करती है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके पास क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक से पॉइंट है बच्चे, तो एक बार पढ़ना मतलब पता होना बहुत जरूरी है बेटा। चलिए जी, एक नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट सेम होता है, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है जी, कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, क्या? signed by the maker to pay certain sum of money only or to the order of certain person or to the bearer of instrument, section 4 of Negligence Instrument Act, ठीक है। यहां पर क्या होता है? यहां पर प्रॉमिसर खुद बोलता है कि मैं आपके पैसे देने का वादा करता हूं, मैं आपके पैसे 3 महीने बाद दे दूंगा। तो इसमें थोड़ा सीन अलग होता है जी। तो एक अनकंडीशनल क्या होता है? यहाँ पर राइटिंग में आप लिख के देते हैं कि मैं आपके पैसे 3 महीने बाद दे दूंगा बच्चे। चलिए इसके फीचर्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चा, हम बात करें, ये भाई एक अनकंडीशनल रिटर्न अंडरटेकिंग होती है टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है। इट इज ड्रॉन एंड साइन बाय द कौन? मेकर, जो प्रॉमिस कर रहा है, दैट इज प्रॉमिसरी। इट इज स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पे, किसको देना उसका नाम मेंशन होगा, to whom the payment is to be made, और specify the amount is payable to the specified person or to his order, वही सारी बातें हैं, और date of payment is specified, ठीक है। वहां पर क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप ऑर्डर देते हैं सामने वाली पार्टी को, यहाँ सामने वाली पार्टी खुद खुद क्या कर रही है? प्रॉमिस कर रही है कि हाँ भाई मैं आपके पैसे 3 महीने बाद दे दूंगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। पार्टीज कौन सी होती है जी? 2 ही पार्टी होती है इसमें बेटा, एक होती है मेकर और एक होता है पेई। तो मेकर इज अ पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे द अमाउंट। इट इज अ पर्सन हु हैव अवेल्ड द क्रेडिट, जिसने उधार लिया होगा बेटा। पेई इज अ पर्सन टू हुम इज टू बी मेड, इट इज अ पर्सन हु हैज गारंटीड द क्रेडिट। तो 2 ही पार्टी है, एक पार्टी जो बेसिकली प्रॉमिस कर रहा है और दूसरी पार्टी जिसको पैसा मिलेगा जी। तो आई होप ये क्लियर होगा, ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा, चलो। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, हमें कितने केसेस पढ़ने हैं पहले वो समझ लेते हैं। पहला केस हमारे पास कि व्हेन बिल इज रिटेन, हाँ जी, व्हेन बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है? एक्स ने गुड्स बेचा वाई को, ठीक है, एक्स ने बिल लिखा वाई के ऊपर, वाई ने एक्सेप्टेंस दी, बिल एक्स के पास आ गया, और उस बिल को एक्स ने क्या किया? होल्ड किया, कब तक? ड्यू डेट पे, और ड्यू डेट पे जाके फाइनली एक्स को पैसे मिल गए। तो अगर हम समझे हुआ क्या, ये एक्स एक पार्टी है, वाई एक पार्टी है। एक्स ने सेल किया, एक्स ने बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्टेंस दी, बिल किसके पास आ गया? एक्स के पास, और एक्स ने इस बिल को होल्ड किया टिल ड्यू डेट तक, मैच्योरिटी डेट तक, और मैच्योरिटी डेट पे जाके उसने क्या किया? उस बिल को बैंक में जमा कर दिया, और बैंक ने इसके अकाउंट से कलेक्शन करके एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो हमें बात करनी इसकी गारंटी कैसे करेंगे सर, ठीक है। नरेशन नहीं लिखेंगे बच्चे हम लोग, केवल मैं आपको एंट्रीज लिखा पाऊंगा, ठीक है। 1 जनवरी की बात करते हैं, एक्स ने वाई को सेल किया, हाँ जी बताओ, एक्स ने वाई को बेचा और ऑब्वियस उधार बेचा होगा, तो एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री पास कर रहा है? एक्स पार्ट कर रहा है वाई टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट बच्चे। वाई ने क्या किया बेटा? परचेज किया, तो वाई की एंट्री पास करेगा, वाई पास कर रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। तो ये कब की बात है? 1 जनवरी की। अब इसके बाद क्या होता है? मैंने बता रखा आपको, एक्स ने सेल किया,
एक्स ने बिल लिखा किसके ऊपर, वाई के ऊपर, वाई ने एक्सेप्टेंस दी, तो ये जो बिल एक्स ने वाई को भेजा इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। फाइनली जब वाई एक्सेप्टेंस देता है, वाई जब साइन करता है, तो देन एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो एक बात बताओ, एक्स को क्या मिला, बी आर, तो बेटा बी आर आ रहा है तो डेबिट होगा, एसेट्स आपकी बढ़ रही है, और टू किससे, वाई से, तो एंट्री क्या होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। और यहां पर क्या होगी बेटा, इसकी लायबिलिटीज बढ़ रही है वाई की, तो ये एंट्री पास करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। ठीक है जी। अब 1 जनवरी में बिल लिखा गया है, हाँ जी 3 महीने का बिल है, पूरे टॉपिक में हम लोग 3 मंथ लेके चलेंगे। तो 1 जनवरी प्लस 3 मंथ कितना हो गया, 1 अप्रैल, और 3 डेज हमारे क्या है, ग्रेस पीरियड। तो बताओ ड्यू डेट क्या आएगी बेटा हमारी, तो सर ड्यू डेट आएगी 4 अप्रैल। अब मुझे बताओ 4 अप्रैल में फाइनली एक्स को पैसा मिल जाएगा, तो एक्स की एंट्री पास करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका अगेंस्ट, बी आर, तो बी आर हमारा खत्म हो गया, और इसकी जो बीपी की ऑब्लिगेशन थी वो खत्म हो जाएगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या, बैंक अकाउंट। तो इसके पास से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा, इसके पास पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा। तो आई होप पहला केस क्लियर होगा, when the bill is retained till maturity। चले बेटा, ठीक है सर। चले मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अगला, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सर डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, सुनो बेटा क्या होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब डिस्काउंटिंग में क्या होता है मेरे बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, एक पार्टी है एक्स, ठीक है, और एक पार्टी है वाई। तो एक्स ने क्या लिखा, बिल लिखा वाई के ऊपर, वाई ने एक्सेप्टेंस दी, बिल किसके पास आ गया, एक्स के पास। ये बिल कितने महीने का है सर, 3 मंथ का है, लेकिन एक्स को पैसे की जरूरत पड़ गई, आज ही एक्स को पैसे की जरूरत है, तो एक्स किसके पास जाएगा, सर एक्स बैंक के पास जाएगा। और एक्स बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि बैंक मेरे पास एक बिल है, लेकिन उसके पैसे कब मिलने, 3 महीने बाद, लेकिन मुझे बहुत जरूरत है आज पैसे की। तो ठीक है, बैंक का कोई बात नहीं, आप हमारे अच्छे कस्टमर हो, तो एक काम करो, बिल कितने का है, 10,000 रुपए का है। तो बैंक ने कहा भाई जो हमारा ब्याज का रेट है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, वो कितना परसेंट है, सर 12% है। तो बैंक ने कहा यार आपको जो पैसे 3 महीने बाद मिलने हैं वो आपको आज चाहिए, तो कोई बात नहीं, बैंक ने कहा एक काम करो, बिल हमारे पास जमा कर दो, और 10,000 रुपए का बिल, 12% का ब्याज, ये पर एनम है बेटा, और कितने महीने का ब्याज, 3 महीने का, कितना आ गया बच्चा, 300 रुपए। तो बैंक ने कहा वो 10,000 का बिल हमारे पास जमा कर दो आप, और एक काम करो हमसे आज इमीडिएटली 500 रुपए हम इंटरेस्ट का या डिस्काउंट का काट रहे हैं, और आपको कितने पैसे देंगे, 9,500। हाँ भाई हाँ, बैंक का यही काम होता है। तो जो पैसे एक्स को 3 महीने बाद मिलने थे, उसने वो बिल बैंक के पास जमा कराया, और बैंक ने अपने ब्याज का जो भी रेट था वो इंटरेस्ट काट के बाकी पैसे आपको दे दिए। अब सर बैंक को पैसे कैसे मिलेंगे, 3 महीने बाद। बैंक क्या करेगा, उस बिल को प्रेजेंट करेगा किसके पास, वाई के पास, अपना कोई इंप्लॉय भेजेगा वाई के घर पे, हाँ भाई ये बिल पे साइन किए थे, लाओ पैसे दो, वाई इनके पैसे आपको दे देगा। सर नहीं दिए तो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। चलिए सर, एंट्री क्या पास होंगी, एक पार्टी एक्स एक पार्टी वाई, डेट वही रहेगी बेटा हमारी हमेशा, तो इसलिए मैं यहां पे डेट डाल दूं 1 जनवरी। ठीक है सर, एक्स ने वाई को बेचा, तो जल्दी से बताओ एंट्री क्या होगी, वाई टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहां परचेज करी तो यहां एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन बेटा, एक्स। चलिए सेम डे पे 1 जनवरी में आपको एक बी आर मिला, तो बी आर मिलने की एंट्री क्या होती है, बी आर अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, वाई से, और यहां सर एक्स अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो, बीपी। सर कितने अमाउंट का, 10,000 रुपए का। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेटा, एग्जाम में क्या होगा, या तो डिस्काउंट की अमाउंट आपको गिवन होगी या डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, दो ही बातें हो सकती है। तो सर डिस्काउंट अगर आपको निकालना पड़ेगा तो एक बात ध्यान रखनी, डिस्काउंट कब कराया है। अगर मुझे 1 जनवरी को मिल गया बिल और मैंने 1 जन को ही डिस्काउंट करा लिया, तो कितने महीने पहले पैसे ले रहा हूं बैंक से, 3 महीने पहले। ऐसा भी हो सकता है कि बिल को आपने 1 महीने होल्ड किया, तभी जरूरत नहीं थी, 1 महीने होल्ड किया उसके बाद डिस्काउंट कराया, तो उस केस में इंटरेस्ट जो निकलेगा, जो डिस्काउंट निकलेगा, कितने महीने का, 2 महीने का। तो सर इंटरेस्ट की जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये बात ध्यान रखनी है कि बिल की ड्यू डेट कब है और हमने बिल को डिस्काउंट कब कराया। तो अभी तो हम मान के चल रहे हैं 1 जनवरी में कराया, तो चलो बताओ मेरे बच्चों, 1 जनवरी में डिस्काउंट करा दिया बिल, जल्दी से बताओ
एक्स के पास क्या आ रहा है सर, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिस्काउंट जो बैंक ने लगाया ये एक्स के लिए खर्चा इनकम है सर, ये तो खर्चा इनके लिए। सर ये पैसे वाई से लेने चाहिए। अरे भाई वाई क्यों देगा, वाई ने तो कहा था पैसे मैं 3 महीने बाद दूंगा, वो तो आपको जरूरत थी तो आप बैंक के पास गए, तो इसलिए इसके खर्चे आप बियर करेंगे। और टू कौन मेरे बच्चे बताओ, बी आर। तो बी आर हमारा खत्म हो गया। कितने का बिल था, 10 के, कितने पैसे मिले 9,500, और 500 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट। सर जल्दी बताओ वाई की बुक में क्या एंट्री पास होगी, नो एंट्री। भाई एग्जाम में हमें ऐसे थोड़ी लिखना है, एक्स की बुक अलग बनेगी वाई की बुक अलग बनेगी, वहां थोड़ी लिखे नो एंट्री। ये तो हम आमने सामने समझाने के लिए कह रहे हैं कि वाई की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होने वाली। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर होगी बेटा आपको। ठीक है सर, ड्यू डेट आ गई। अब जरा बताओ ड्यू डेट कब आएगी सर, 4 अप्रैल को आएगी जी। ठीक है, 4 अप्रैल को ड्यू डेट आएगी, तो बताओ क्या होगा सर, इसकी बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि इसने पैसे पहले ही ले लिए हैं। और ये भाई साहब पेमेंट करेंगे तो इनकी जो लाइबिलिटीज थी वो खत्म हो जाएगी, तो बीपी अकाउंट डेबिट, और बोलो मेरे बच्चों बैंक अकाउंट, तो इनके पैसे चले जाएंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और बीपी इनकी लाइबिलिटीज थी वो खत्म हो जाएगी। तो आई होप क्लियर होगा, डिस्काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बेटा, चल सकते हैं आगे जी सर। तो ये था केस नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3 जिसका नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्या मतलब होता है सर, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, सुना आपने कभी? मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी के पास रोज बिल आते हैं, रोज उधार में गुड्स बेचती है, रोज 3-4 बिल आ रहे हैं, कोई बिल डिस्काउंट करा रहे हैं, कोई इंडोर्स कर रहे हैं, है ना। तो बैंक कह रहा है यार बड़ी दिक्कत है, तो बैंक नहीं सॉरी पार्टी जो एक्स है, तो एक्स बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है एक काम करते हैं भाई, मेरे पास जितने भी बिल आएंगे ना वो कलेक्शन के लिए आपके पास भेज रही हूं, ये अब आपका काम है किस बिल की डेट कब है, और आप वो बिल हमारी क्या करते हैं, रियलाइज करते रहेंगे। तो जैसे जैसे ड्यू डेट आएगी वो बिल आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते रहना, हमारी बस की नहीं है जी। तो या तो कंपनी किसी एम्प्लॉय को बिठाएगी कि भाई तेरा काम यही है कि कहां से बिल आ रहा है, कहां बिल दे रहे हैं, उसका हिसाब किताब रखो, या आप बैंक के पास जाते हो और बैंक से कहते हैं कोई बात नहीं बैंक, आप एक काम करो, आप अपने पास क्या करो जी, हमारे जितने बिल आएंगे उन बिल को आप अपने पास रखिए। ठीक है जी, और उसके लिए जो भी चार्जेस हम पे कर देंगे। तो 11वीं क्लास की बुक में ऐसा कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है, बैंक उसके लिए चार्ज करता है बेटा। ठीक है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि बिल जो भी आएगा पार्टी के पास वो अपने पास में रख के बैंक के पास जमा कर देगी, और बैंक जब भी उसकी ड्यू डेट आएगी उसको रियलाइज कर देगी। ठीक है बच्चों, चलो जी। तो सर एंट्रीज क्या होंगी एक बार देखते हैं, दोबारा समझते हैं हम यहाँ पे। तो एक पार्टी है, मैंने कहा एक्स है, एक पार्टी वाई है। तो एक्स का बहुत सारे बिल आ रहे हैं, तो मैंने क्या करेगा एक्स जाएगा बैंक के पास, और जो भी बिल आएंगे वो क्या करेगा, बैंक के पास जमा करता रहेगा। अब आगे काम किसका है, बैंक का है ना। चलिए तो हम बात करते हैं पहले किसकी बुक में, एक्स की बुक में। दूसरी बुक किसकी है बेटा, वाई। वही 1 अप्रैल की बात करेंगे, 1 जनवरी की बात करते हैं। हाँ जी, एक्स ने सेल किया वाई को, तो क्या एंट्री पास करेगा जी, वाई टू सेल्स अकाउंट। चलो वाई ने क्या किया, परचेज किया, तो सर परचेज अकाउंट डेबिट टू बेटा कौन, एक्स। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेम 1 जनवरी में क्या हुआ, आपको बीआर मिले, तो बीआर मिल रहे हैं, हमारी एसेट्स बढ़ रही है, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहे हैं बेटा, वाई से। ठीक है सर, और यहां पर एंट्री होगी सर एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। करेक्ट है सर यहां तक। तो अब मान लीजिए 1 जनवरी में मैंने क्या किया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर दिया बेटा, तो एक नया खाता खुल जाएगा आपका, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू किस नाम से बेटा, टू बीआर। तो हमारे बीआर सारे चले जाएंगे, तो बीआर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्या इस बात से वाई को कोई मतलब है, भाई बिल डिस्काउंट करो आप कुछ भी करो, बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं है, सॉरी वाई को, आई एम सॉरी भाई, वाई पेमेंट कब करेगा, 3 महीने बाद। वाई को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप बिल डिस्काउंट करो, आप बिल रिटेन करो, आप बिल सेंट फॉर कलेक्शन करो, इस बात से वाई को कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए वाई की बुक में एंट्री पास नहीं आएगी। चलो जी, ड्यू डेट आ गई। अब बताओ जी ड्यू डेट में क्या एंट्री पास होगी, सर ड्यू डेट में एंट्री क्या पास होगी, इनको पैसे मिल जाएंगे, तो ये एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट।
तो जो हमने लेजर खोला था आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। और फाइनली हमारा बैंक बढ़ गया। और इनकी बुक में एंट्री क्या होगी, सर अपनी लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं तो बीपी को डेबिट कर देंगे और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक नई एंट्री आ गई बिल सेंट फॉर कलेक्शन की। तो आई होप ये केस नंबर 3 था, क्लियर होगा बेटा। चल सकते हैं आगे जी सर। चलिए केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ध्यान सुनेंगे। केस नंबर 4 कहता है मेरे बच्चे, इसका नाम है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। सुना, इंडोर्स करना। इंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। किसको, किसी क्रेडिटर्स को। तो इंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि मैंने किसी को गुड्स बेचा, मैंने उस पर बिल लिखा, उसने एक्सेप्टेंस दी, बिल मेरे पास आ गया। अब मैं भी तो किसी से परचेज करता हूं, तो मुझे भी तो उसकी पेमेंट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, जो बिल मुझे आगे से मिला था वो बिल मैंने किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। तो सर इंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, इंडोर्समेंट का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ बिल किसको, टू क्रेडिटर्स। तो हमने क्या किया, उस बिल को ट्रांसफर कर दिया किसको, क्रेडिटर्स को। ठीक है बेटा। चलिए जल एंट्री देखते हैं बेटा इसकी, फटाफट से आओ। तो पहली पार्टी एक्स, दूसरी वाई, तीसरी जेड। हाँ जी, 1 जनवरी में बताओ जी एंट्री क्या होगी। तो अब एक काम कर रहे हैं हम लोग, सेल की एंट्री को छोड़ रहे हैं। सेल की एंट्री आपको क्लियर होगी। सीधा एक्स को बीआर मिला, तो बताओ जरा बीआर मिलने की एंट्री क्या होगी। सर बीआर अकाउंट डेबिट तो किससे मिला, वाई से। और इसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दी बीपी की, तो एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सेम डे में 1 जनवरी में एक्स ने ये बिल इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स का मतलब सर ट्रांसफर कर दिया किसको, जेड को। अब सोच के बताओ, जब एक्स इस बीआर को इंडोर्स करेगा तो बीआर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। सर हमारी एसेट्स तो कम हो रही है ना, तो क्रेडिट कर देंगे। और बीआर किसको मिल रहा है, सर जेड को मिल रहा है। ओहो, तो बीआर इसके लिए क्या होगा, डेबिट होगा। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पढ़ा होगा आपने। तो बीआर किससे मिला, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किससे मिला बीआर, एक्स से मिला। जेड को बिल किससे मिला, एक्स से। और एक्स ने बिल किसको दिया, जेड को। तो एंट्री क्या होगी इसकी बुक में, जिस पार्टी को दिया जेड अकाउंट डेबिट, और इसको किससे मिला बिल बेटा, एक्स क्रेडिट। तो आई होप क्लियर होगी। तो यहां एंट्री होगी जेड टू बीआर और यहां होगी बीआर टू एक्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वही 3 बातें, या तो जेड इस बिल को लास्ट डेट तक अपने पास रखेगा, ठीक है सर, या जेड इसे क्या कराएगा, डिस्काउंट कराएगा, या जेड क्या करेगा, इसको भी आगे इंडोर्स कर सकता है। ठीक है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ड्यू डेट पे इसने पेमेंट, मतलब कि लास्ट डेट पे इसने बिल क्लियर कलेक्ट कर लिया बेटा। तो ड्यू डेट पे बताओ जी, सर एक्स को कोई मतलब है नहीं, एक्स तो कहानी से आउट हो गया बेटा। चलो जी, हाँ जी, पेमेंट अल्टीमेटली कौन करने वाला है, वाई। तो इसकी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगी, तो क्या एंट्री पास करेगा, बीपी टू एक्स। ठीक है सर। और यहां पे बताओ मेरे बच्चों, इसको पैसा मिलेगा तो इसका तो बैंक बढ़ेगा, और इसके पास से क्या जा रहा है मुझे बताओ, क्या जा रहा है, बीआर खत्म हो जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो जो पहले 4 ऑप्शन होते हैं किसी भी ड्रॉवर के पास जिसका बिल पड़ा हुआ है, तो बिल या तो लास्ट डेट तक अपने पास होल्ड करता है, या तो बिल को डिस्काउंट कराएगा, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन करेगा, या इंडोर्समेंट करेगा। तो पहले 4 केस हमारे हो गए जी खत्म। चलो सर फिर आगे चलो इसी बात पे। चलो तो नेक्स्ट केस हमें हेडिंग डालनी पड़ेगी मेरे बच्चों। बताओ जी नेक्स्ट केस क्या है सर, हेडिंग डालिए बेटा। तो नेक्स्ट केस है मेरे बच्चों हमारे पास डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल। सर डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है जी, डिसऑनर करना यार, सर समझ नहीं आया। इसका मतलब है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब डिसऑनर, अरे नहीं भाई, देखिए डिसऑनर का मतलब यहां पर क्या है, कैंसिलेशन ऑफ बिल। डिसऑनर का मतलब जिस पार्टी ने हमें एक्सेप्टेंस दी थी मेरे भाई, वो लास्ट डेट पे पेमेंट नहीं कर पाया, तो हम बोलते नहीं चेक बाउंस हो गया, तो ऐसी बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, है ना। अब अकाउंट्स में एक चीज बड़ी आसान है, जब कोई बिल बाउंस होगा मतलब कैंसिलेशन करना पड़ेगा, और कैंसिलेशन की एंट्री हमेशा क्या होती है, रिवर्स होती है। क्या होती है, रिवर्स। तो जो 4 केस हमने पढ़े थे, उन चारों केसेस को दोबारा रिवाइज करना हम लोगों ने, कि बिल को अगर रिटेन किया और लास्ट डेट बाउंस हो गया, बिल को डिस्काउंट कराया, लास्ट डेट बाउंस हो गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया, वो लास्ट डेट बाउंस हो गया, और बिल हमने इंडोर्स किया, वो बाउंस हो गया। तो वही चारों केस हम दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन आधी एंट्रीज को हम छोड़ देंगे। ठीक है बेटा,
चलिए फटाफट से आइए जी। तो पहला मैं हेडिंग डाल रहा हूं बच्चा, बिल रिटेन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। बिल रिटेन एंड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। डिसऑनर्ड हो गया जी, ये तुम समझ पा रहे हैं। तो बिल रिटेन टिल ड्यू डेट एंड डिसऑनर्ड। चलो सर, और मैंने बताया डिसऑनर्ड में क्या करेंगे हम लोग, कैंसिलेशन करेंगे यार। चलो जी, 1 जनवरी में फिर वही कहानी दोबारा स्टार्ट हो गई। एक्स ने गुड्स बेचा वाई को, तो एंट्री क्या होगी, वाई टू सेल्स। ठीक है जी, यहां पर क्या होगी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब आगे से पहली एंट्री खा जाया करूंगा, ठीक है बेटा। सेम डेट पे हमें क्या मिला सर, एक बीआर मिला। तो बताओ बीआर मिलने की एंट्री क्या होती है सर, बीआर अकाउंट डेबिट एसेट्स आ रही है आपके पास, किससे आ रही है सर, वाई से आ रही है। और सर यहां पर होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। ठीक है, अब मुझे बिल मिला और मैं लास्ट डेट तक वेट कर रहा हूं, कब 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, और 3 महीने बाद वो बिल लेके मैं किसके पास जाऊंगा, वाई के पास जाऊंगा और कहूंगा ला भाई पैसे दे, और वाई मुझे गिन के पैसे देगा जी, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्यू डेट पे क्या हुआ, वाई ने भैया इनसफिशिएंट है, उसके अकाउंट में पैसा था ही नहीं, उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा जी मेरे पास पैसे वैसे नहीं है जी। ठीक है जी, अब उसने बिल क्या करवा दिया, बाउंस करवा दिया। अब जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो यहां पर एक पॉइंट आएगा बेटा नोटिंग चार्जेस का। वो हमें नोटरी वाले के पास स्टैम्प लगवानी पड़ती है, उसके जो खर्चे होते हैं वो हमने रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करते हैं, यहाँ बहुत डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो एक बात समझ लो हमेशा कि ये जो नोटिंग चार्ज के खर्चे हैं, नोटिंग चार्ज के जो खर्चे होते हैं, पहले कौन पे करता है, जो बिल को प्रेजेंट करेगा। बिल किसने प्रेजेंट किया, एक्स ने, और फाइनली वो नोटिंग चार्ज के पैसे में किससे लूंगा, वाई से। अरे भाई मैंने बिल बैंक में प्रेजेंट किया लेकिन बिल क्या हो गया, बाउंस हो गया। मैं नोटरी वाले के पास गया, स्टैम्प लगवाई, है ना, तो उसके पेमेंट किसने करी, मैंने करी, लेकिन वो पैसे मैं लूंगा किससे, सामने वाली पार्टी से। तो अब यहां पे एंट्री करनी है हमें डिसऑनर्ड की। तो ड्यू डेट पे जाके ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। चलो बताओ जी, अब मुझे सोच के बताओ जी, ये बिल डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री क्या करनी है। मैंने कहा कैंसिलेशन की एंट्री पास करते हैं, तो कैंसिलेशन में क्या करेंगे, रिवर्स कर दो यार, है ना, अभी लॉजिक पढ़ेंगे बेटा। तो एंट्री क्या कर दी, वाई डेबिट कर दिया टू क्या, बी आर। और सर इसने नोटिंग चार्ज तो पे करी होगी, बिल्कुल, उसको मैं बिल्कुल डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं बेटा। चलो जी, हाँ जी सर नोटिंग चार्ज पे करी, वो कैसे पे करी होगी, कैसे पे करी होगी बेटा। चलो कितने का बिल था बताओ, मान लीजिए 1000 रुपए का बिल था, 50 रुपए की नोटिंग चार्ज लग गया बेटा, तो कितना हो गया 1050। यहां पर बोलो बेटा ये क्या एंट्री पास करेगा, सर ये भी रिवर्स कर देगा, तो रिवर्स की एंट्री क्या होगी, बीपी अकाउंट डेबिट। अब एक बात बताओ, नोटिंग चार्ज इसने पे कर दी है, किससे लेगा, वाई से, तो वाई के लिए खर्चा है, तो एनसी फॉर नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू किससे बेटा, टू किससे बच्चा, एक्स से। तो एक बार दोबारा समझते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, थोड़ा मैंने स्पीड से बोल दिया जानबूझ के। देखो हमेशा डिसऑनर्ड की एंट्री का मतलब होता है कैंसिलेशन करना। तो कैंसिलेशन कैसे करोगे, वाई को हम मार देंगे डेबिट और बीआर हम कर देंगे क्रेडिट। सर ये टू कैश क्यों लिखा हुआ है, ये टू कैश मैंने इसलिए लिखा है कि इसकी पॉकेट से पैसा गया होगा, तो टू कैश। लेकिन फाइनली ये पैसा मैं किससे लेने वाला हूं, वाई से। तो जो वाई अपनी बुक में एंट्री पास करेगा, ये भी रिवर्स एंट्री पास करेगा। तो बीपी को डेबिट कर दिया, एक्स को क्या कर देगा बेटा, क्रेडिट कर दिया, और नोटिंग चार्ज का जो खर्चा है इसके लिए एक्सपेंस है ना बेटा, तो ये अपनी बुक में क्या करेगा, डेबिट करेगा। आई मेरी बात समझ। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो जब भी बिल बाउंस होगा तो आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है। बिल्कुल, जब आपको बिल मिला, अब उसको बिल तो पैसे मिलेंगे तो नहीं बेटा, तो बिल कैंसिल करना पड़ेगा। इसने एक्सेप्टेंस दी थी लेकिन पेमेंट नहीं करी, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला केस है, व्हेन बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट एंड क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया सर। ठीक है, अब इसी में हम केस 2 पढ़ेंगे मेरे बच्चा। आइए, अब केस 2 क्या था सर, हमने बिल को डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट समझ जाएंगे ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, और बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ओहो, हमने तो क्या किया, मेरी बात ध्यान सुनिए। डिस्काउंट का मतलब मैंने समझाया था, एक्स एक पार्टी है, वाई एक पार्टी है। इसने बिल लिखा, इसने एक्सेप्टेंस दी, बिल इसके पास आ गया, ये बैंक के पास चला गया, उसने कहा बैंक मुझे पैसे चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है भाई ले जाओ, और जो भी ब्याज होगा वो हम काट के देंगे। एक्स ने कहा बिल्कुल ठीक है जी। अब 3 महीने बाद बैंक किसके पास गया, वाई के पास, लाओ भाई पैसे दो, आपने बिल साइन किया था। वाई ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो वाई, अब ये बैंक किसके पास आएगा, ये बैंक भागते भागते एक्स के पास आया। अरे भाई जो आपने बिल वो दिया था ना, डिस्काउंट कराया था, और उसकी जो पार्टी थी वाई, उसने तो पेमेंट करने से मना कर दिया, तो आप मुझे पैसे दो। तो फाइनली अब बैंक किससे पैसे लेगा, एक्स से पैसे लेगा।
तो सर जनरलाइज कैसे करेंगे, आओ देखो बेटा, एक पार्टी कौन है एक्स, एक पार्टी कौन है वाई, ठीक है। पहले बात करते हैं जी एक्स की बुक में। अच्छा हम बी आर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सर एक्स की बुक में एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला जी, एक्स से, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पर एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट टू बीपी बिल्स पेबल, ठीक है सर। सर फिर उसके बाद हमने मान लीजिए सेम डे पे डिस्काउंट भी करा लिया। डिस्काउंट की एंट्री बोलो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी सर। अगली बोलो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, बी आर। सर ये एंट्री तो हमें याद हो गई, एग्जाम्पल वही 9,500 रुपये, यहां पर 500 रुपये, यहां 10,000 रुपये, ठीक है। और यहां पर सर इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है सर यहां तक। अब ड्यू डेट हमारी आ गई 4 अप्रैल, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है 4 अप्रैल ही आएगी ना बेटा। अब 4 अप्रैल को बिल क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो मैंने कहा भाई रिवर्स एंट्री पास कर दो। एक्स ने क्या करना, रिवर्स, पैसे लेने किससे हैं, वाई से, ठीक है सर। 2, अब इस बार यहां पे बी आर नहीं आएगा। सर पिछली बार तो आपने बी आर लिखा था बेटा, पिछली बार लिखा था, इस बार बी आर क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया ना। तो आपको पैसे मिल गए थे, आपने बिल डिस्काउंट कराया था, तो इस बार क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक, आपको पे करना पड़ेगा ना। और जब डिस्काउंट के बाद बिल डिसऑनर्ड होता है तो नोटिंग चार्ज के लिए अलग से 2 कैश या बैंक नहीं लिखते, हम इसी में मर्ज कर लेंगे। तो मान लीजिए 100 रुपये नोटिंग चार्ज लगे, तो यहां पे 2 बैंक कितना क्रेडिट करेंगे, 10 के, तो वो हो गया बिल का, और 100 रुपये हमारे नोटिंग चार्ज, तो कितना हो गए 10,100 रुपये। कितना आएगा 10,100 रुपये, ठीक है सर। सर ये क्या करेगा, ये तो हमेशा ही या रट्टा लगा लो, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्ज डेबिट, और 2 कौन बेटा, एक्स। तो भाई वाई ने कितने पैसे देने हैं एक्स को, 10,100 रुपये। क्यों सर, भाई 10,000 रुपये का तो बिल था और 100 रुपये खर्च भी तो किया है नोटिंग चार्ज का। बात समझ आई सर। थोड़ा सा ना यहाँ पे कैंसिलेशन की एंट्री मुझे समझ नहीं आई, चलो मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। मेरी एक बात ध्यान सुनो, चलो मैं बता रहा हूँ क्या बात सुनी ध्यान से। इस बात को हमेशा याद रखना, और इस बात को हमेशा आप जब भी डिसऑनर होगा बेटा, इससे बेस्ट रट्टाफिकेशन नहीं मिलेगा, डिसऑनर्ड ऑफ बिल ना। तो जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा मेरे बच्चे, हमेशा, मैं पहले बात कर रहा हूं किसके बिहाफ से, जिसके पास बी आर होता है, जिसके पास क्या होता है, बी आर होता है। तो जिसके पास बी आर होगा वो हमेशा डिसऑनर्ड की एंट्री क्या पास करेगा सर, वो हमेशा डेबिट करेगा पार्टी को। सर डेबिट करेगा पार्टी को मतलब जिससे पैसा लेना है। तो अगर हम बात करें हमारे एग्जाम्पल में कौन है जिसका बी आर है, एक्स के पास, तो आपने देखा एक्स हमेशा डेबिट किसे कर रहा है, वाई को, बिल्कुल ठीक है। सर क्रेडिट किसे करेगा, क्रेडिट के लिए 2 चीजें हैं, या तो भाई बी आर क्रेडिट होगा, या मेरे बच्चों क्या क्रेडिट होता है, बैंक। तो सर बी आर कब क्रेडिट होता है, बी आर कब क्रेडिट होता है मुझे बताओ। बी आर सर वहां क्रेडिट होता है जहां बिल हमने डिस्काउंट नहीं कराया, और सर बैंक कब क्रेडिट होगा, जब हमने बिल को डिस्काउंट कराया। तो आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर होगी कि हमेशा डिसऑनर्ड में जिसके पास बी आर है वो एंट्री डेबिट किसे मारेगा, पार्टी को, और क्रेडिट किसे करेगा बेटा, या तो बी आर या किसको, बैंक को। सर जिसके पास बीपी वो क्या करता है भाई, वो तो हमेशा जब बीपी आपने इशू किया था उसकी रिवर्स एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए तो फिक्स एंट्री मेरे बच्चों, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्ज डेबिट टू एक्स। तो ये हो गया डिसऑनर्ड का केस नंबर 2। अब अगला हम पढ़ रहे हैं केस नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ही धांसू है जी। पढ़े केस नंबर 3। तो पहला पढ़ा हमने कि बिल रिटेन किया लास्ट डेट तक, उसके बाद बाउंस हो गया। केस नंबर 2 पढ़ा हमने, बिल डिस्काउंट कराया एंड देन बाउंस हो गया। अब तीसरा पढ़ते हैं हम लोग केस, हमने बिल इंडोर्स किया, ओहो इंडोर्समेंट आ गई सर, इंडोर्स किया या इंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड देन क्या हो गया, डिसऑनर्ड। सर ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, बिल्कुल बेटा बहुत ध्यान सुनेंगे। चलो जी, तो एक पार्टी है एक्स, एक पार्टी है वाई और एक पार्टी है जेड, ठीक है। हाँ जी, हमें एक बी आर मिला तो हमने एंट्री पास करी जी, बी आर अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, वाई से, बिल्कुल ठीक है। यहां पर सर एंट्री हो गई एक्स अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताओ मुझे क्या, बीपी। ये बिल एक्स ने किसको इंडोर्स कर दिया, जेड को, तो मेरे पास से बी आर आएगा जाएगा, सर बी आर तो चला गया,
और बी आर किससे मिला मेरे बच्चों, जेड को, तो ये क्या एंट्री पास करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट। अब ये बी आर मेरे पास से क्रेडिट हो गया, मैंने किसको बिल दिया, जेड को, तो एंट्री क्या होगी, जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर। और इसे बी आर मिला, किससे मिला मेरे बच्चों बताओ, एक्स से। सर यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है और इससे कोई मतलब नहीं है, यहां तक बात क्लियर है। तो एक्स बिल इंडोर्स कर दिया किसको, जेड को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान सुनना। अब बिल किसके पास है सर, बिल है सर जेड के पास, और लास्ट डेट पे मान के चल रहा हूं, इसने लास्ट डेट तक बिल रिटेन किया और बिल क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो मैंने क्या बताया था, जिसके पास बी आर होता है वो किसको डेबिट करता है, पार्टी को। भाई जेड ने पैसे किससे लेने, एक्स से, और आपको यहां दिख भी रहा है, मैंने कहा इसको कैंसिलेशन के लिए क्या होता है, रिवर्स एंट्री मार दो। तो जेड के पास बी आर है, जेड किसे डेबिट करेगा, एक्स को, ठीक है सर क्रेडिट करते हैं या तो बी आर को या बैंक को। सर यहाँ पे डिस्काउंट तो कराया नहीं, तो किसे क्रेडिट करेंगे, बी आर को। सर अच्छा नोटिंग चार्ज ही पे करिए, इसने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा है बेटा, तो ठीक है, टू कैश के नाम से। तो सर अब ये क्या एंट्री पास करेगा, ये तो बेटा वही बीपी डेबिट, नोटिंग चार्ज डेबिट, और टू कौन बेटा, बोलो बोलो, एक्स। ठीक है सर जेड ने एक्स को डेबिट किया क्योंकि जेड ने पैसे लेने हैं, किससे, एक्स से। और सर वाई एक्स को क्रेडिट कर रहा है, मतलब वाई ने पैसे देने हैं एक्स को। तो भाई फाइनली एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा, एक्स ने किससे पैसे लेने हैं, वाई से, और देने किसको मेरे बच्चे, जेड को। ठीक है, एक बात याद रखना, हमेशा ये जो नोटिंग चार्ज की एंट्री है ना, कैश हमेशा वो लिखेगा जो बिल को प्रेजेंट करता है, जिसने नोटिंग चार्ज पे किए होंगे, और देने किसने, वाई ने, तो ये डेबिट करेगा। लेकिन बाकी किसी की बुक्स में हम इसे पूरे वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए 10,000 रुपये है, ये 100 रुपये है, तो कितने पैसे हो गए, 10,100। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 10,100 रुपये। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। ये केस नंबर हमारा 3rd था कि बिल को अगर हम इंडोर्स करते हैं और देन क्या हो जाए, डिसऑनर्ड। ठीक है, आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। फिर केस नंबर 4 आता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और लास्ट डेट पे क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो उसकी एंट्री में यहीं पर आपको बता देता हूं बेटा, केस नंबर 4 की। ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं यहीं पर उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो तो केस नंबर 4 हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे बेटा, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। चलो तो ऊपर आप हेडिंग चेंज कर लेंगे, ऊपर हेडिंग में क्या लिखेंगे बताओ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, देन क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया बेटा। ठीक है, चलो जी, यहां पर क्या एंट्री होगी बेटा, एक एंट्री बढ़ा दो सर, किसकी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम बेटा, बी आर के नाम से। सर इसे तो कोई मतलब है नहीं जी, बिल्कुल इसे कोई मतलब नहीं है, बात खत्म। अब इसके बाद क्या हुआ, बिल लास्ट डेट बाउंस हो गया। भाई एक्स ने पैसे लेने किससे हैं, वाई से, टू क्रेडिट किसे करे, सर आपने तो कहा था या तो बी आर या बैंक, नहीं बेटा इस केस में क्या होगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट होगा बच्चा, एक्सेप्शनल केस है बेटा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि हमने इसका एक लेजर खड़ा कर दिया ना बेटा यहाँ पे, तो इसे कैंसिल मानना पड़ेगा। और अगर कोई नोटिंग चार्ज हुए तो टू कैश के नाम से, और यहां पर तो हमेशा वही रिवर्स एंट्री होगी, बीपी नोटिंग चार्ज टू एक्स। ठीक है, तो आई होप आपको डिसऑनर्ड के चारों केस समझ आ गए होंगे। पहला केस था कि बिल हमने रिटेन किया टिल मैच्योरिटी, देन बाउंस हो गया। अगला हमने कहा कि बिल को हमने डिस्काउंट करा दिया जी, ठीक है। फिर हमने बिल को इंडोर्स कर दिया, एंड देन बिल हमने क्या किया, सेंट फॉर कलेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये बात जी हमारी हो गई खत्म। अब हम पढ़ते हैं इसका अगला टॉपिक। ठीक है सर, अगला टॉपिक क्या है सर बताओ एक बार जरा। अगला टॉपिक था, आ जाओ जी, नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ बिल। सर रिन्यूअल क्या होता है, आओ ध्यान सुनो। रिन्यूअल, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिल। चलो जी, रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या है, इसमें 3 केस बनते हैं बेटा। ठीक है, रिन्यूअल बिल में 3 केस बनते हैं। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे काट लेना है, मैं एक बार थोड़ा सा 10-5 मिनट ब्रेक ले रहा हूँ। उत्तरी तो बस 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। यहीं पे 2 कॉन्सेप्ट रहेगा इसके। चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल सर क्या होता है, बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा। इसमें 3 केस बनते हैं, मैं कोशिश करूँगा तीनों केस समझा पाऊँ आपको। बहुत ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इस बार तो पता नहीं गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में आएगा ना आएगा, लेकिन बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रिन्यूअल का मतलब होता है कैंसिलेशन करना पुराने बिल को और नया बिल लिखना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल देखिए पहले, एक पार्टी एक्स एक पार्टी वाई, ठीक है। एक्स ने गुड्स बेचा, वाई ने परचेज किया, एक्स ने बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्टेंस दी, बिल इसके पास आ गया। अब ये बिल को अपने पास ना होल्ड कर रखा है, या बिल डिस्काउंट करा रखा है जी, कुछ भी हो सकता है। लास्ट डेट पे जब लास्ट डेट आ गई तो लास्ट डेट से पहले ही वाई अप्रोच कर रहा है किसको, एक्स को। वाई ने कॉल किया एक्स को कि भाई एक्स, वो जो बिल मैंने एक्सेप्टेंस दी थी ना आपको, उसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। वाई ने कहा पेमेंट नहीं हो पाएगी, एक्स ने कहा पेमेंट नहीं हो पाएगी, मतलब भाई मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। होता है ऐसे नॉर्मली, किसी से आपने पैसे लेने और बोलता है यार पैसे मैं भी नहीं दे नहीं पाऊंगा तेरे को, पहली कॉल कर देगा। तो उसने कहा पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे अकाउंट में अभी पैसे नहीं है। तो एक्स ने बोला भाई क्या करें फिर, पैसे नहीं कैसे करना है। तो वाई ने कहा मुझे कुछ और टाइम चाहिए, मैं भी आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अलग 3 केसेस बनते हैं, या तो सामने वाली पार्टी कुछ पैसा आज दे देगी और बाकी पैसे के लिए कुछ टाइम डिमांड करेगी आपसे, या अभी इमीडिएटली कुछ पैसा नहीं पड़ा वाई के पास, वाई कह रहा भाई मैं कंगाल हूँ, कोरोना काल चल रहा है, पैसे नहीं है, 3 महीने बाद दूंगा, ऐसे भी हो सकता है। या थर्ड केस ये भी हो सकता है कुछ पैसा और ब्याज। सर ब्याज मतलब, अरे भाई जितने टाइम के लिए बिल आप आगे बढ़ाओगे उतने टाइम का ब्याज देना पड़ेगा ना, तो कुछ पैसा और ब्याज आपको आज देगा और बाकी पैसा नेक्स्ट आगे बढ़ा सकता है। तो मैं 3 केस करा रहा हूं इसके ऊपर, बहुत ध्यान सुनेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल में 3 केस समझेंगे बेटा। चलिए केस क्या है, क्वेश्चन एक ही रहेगा, उसी को हमें थोड़ा चेंज करना है। तो x ने y को कितने गुड्स बेचा बेटा, 10,000 रुपए का, ये एग्जाम्पल कॉमन रहेगा 10,000 रुपए का, ठीक है। ड्यू डेट पे y ने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो x ने क्या करें, इसने कहा एक काम कर लो, मुझसे आप इमीडिएटली पैसे ले लो, आज इमीडिएटली कैश ले लो कुछ। तो x ने कहा ठीक है, इमीडिएटली कितना देगा, उसने कहा 6,000 रुपये आज ले लो, और जो बैलेंस अमाउंट है, ना, जो बैलेंस बचा आपका 4,000 रुपये, वो मुझसे 2 मंथ के बाद लेना। कब लेना, 2 मंथ के बाद। तो एक्स ने कहा अच्छा 2 मंथ के बाद देगा, तो कोई बात नहीं भाई, 2 महीने टाइम दे रहा हूं तेरे को, लेकिन उस पर कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा, तो 500 तुझे ब्याज देना पड़ेगा। तो नया बिल कितने का आएगा, 4,500 का। तो लास्ट डेट पे वाई ने पेमेंट करने से मना कर दिया, और वाई ने समझाया कि भाई मेरे से आज तू 4,000 रुपये 6,000 रुपये कैश पकड़ ले, बाकी जो 4,000 बचे हैं मुझे 2 महीने बाद दूंगा तेरे को। तो एक्स ने कहा यार बिल को तू आगे बढ़ा रहा है, तो मुझे साथ में क्या चाहिए, ब्याज भी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट हमेशा उस टाइम का निकलेगा जितने टाइम के लिए बिल आगे बढ़ता है। तो या तो एग्जाम में आपके पास रेट लिखा होगा या अमाउंट लिखा होगा, अगर रेट लिखा होगा तो बैलेंस अमाउंट इंटू रेट और इंटू जितने टाइम के लिए बिल आगे बढ़ा है। मैंने यहाँ 500 रुपये एज्यूम कर लिया, तो नया बिल कितने का आएगा, 4,500 रुपये का। और स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत ध्यान सुनना, एक पार्टी एक्स एक पार्टी वाई। हम बात करते हैं 1 जनवरी की पहले, ठीक है। सीधा BR से एंट्री पास करेंगे, BR अकाउंट डेबिट टू कौन बेटा, वाई, ठीक है। और यहाँ होगी सर एक्स अकाउंट डेबिट टू BP, ठीक है सर। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत रहती नहीं है, ठीक है सर यहाँ तक। चलो जी, अब ड्यू डेट आ गई, मान लीजिए 4 अप्रैल, लेकिन उसने क्या किया, 1 अप्रैल को ही अप्रोच किया। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है भाई, क्या करना है, बिल कैंसिल मार दो। सॉरी नोटिंग चार्ज लगेगी नहीं, यहाँ पर बिल को बैंक में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जब उसने पहले ही फोन कर दिया बिल बैंक में पैसे नहीं है, तो कहा ठीक है जी, तो पहले हमें इस बिल को कैंसिल मारना पड़ेगा। किस बिल को, इस बिल को। तो यहां पर कैंसिलेशन ऑफ बिल करना, आपने क्या करना है, कैंसिलेशन ऑफ बिल करना है, ठीक है। कर लेते हैं सर, कैंसिलेशन में हम बड़े एक्सपर्ट है सर। वाई यहां पर क्रेडिट है तो वाई को डेबिट मार दो, BR डेबिट है तो BR क्रेडिट मार दो, यहां पे नोटिंग चार्ज वाला फंडा नहीं आएगा। बिल कैंसिल हो गया, ये अमाउंट कितना चल रहा, 10,000 रुपये चल रहा, मान के चलना। यहां पर क्या एंट्री होगी सर, वही BP अकाउंट डेबिट टू एक्स, कैंसिलेशन ऑफ बिल। सर यहां तक बिल्कुल परफेक्ट समझ आ रहा है। अब उसने नया फंडा क्या बताया कि भाई 6,000 रुपये कैश पकड़ ले, ठीक है भाई, कैश दे रहा है आपको, पैसा आ रहा है, तो एक्स के एंट्री पास करेगा, अरे पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, और किससे आ रहा है भाई, नाम बताओ, टू वाई से। इस वाई ने पैसा दिया होगा किसको, एक्स को, तो ये क्या एंट्री पास करेगा सर, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ सर ये बात भी बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कितने पैसे दिए, 6,000 रुपये। तो एक काम थोड़ा सा लिखना भी साथ में स्टार्ट करता हूँ अमाउंट, तो और अच्छा रहेगा, ठीक है यहाँ तक।
और यहाँ कितना था 10 के। ठीक है सर, चलो जी। इसके बाद अब इसके बाद उसने कहा कि नया बिल ले लो, कितने का? 4,500 रुपये का। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक एंट्री आ रही है इंटरेस्ट की, तो सर ये तो इनकम की एंट्री आ गई। तो बेटा नया बिल लेने से पहले आपको इंटरेस्ट हमेशा ड्यू करना पड़ता है। सर ड्यू करना पड़ता है मतलब, अरे 10,000 रुपये लेने थे ना उससे, 6,000 तो मिल गए, अब वो 4,500 रुपये देगा तो 10,500 हो गए, तो आपने लेने 10,000 उससे। तो एक काम करो, पहले 500 रुपये की इनकम बुक तो कर लो। ठीक है सर, इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लो एक। अब इंटरेस्ट मिस्टर एक्स के लिए क्या है? सर इनकम है, तो ये क्रेडिट करेगा इंटरेस्ट को। सर वाई के लिए इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है, तो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। और किसको देना है इसने इंटरेस्ट? सर वाई को देना है, और इसने लेना है किससे? एक्स से, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितने बेटा? 500 रुपये। ठीक है सर, यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर आ गई जी, समझ आ गई हमें बात। चलो जी, अब क्या मिलेगा आपको? एक नया बी आर मिलेगा, न्यू बी आर। सर बताओ न्यू बी आर की एंट्री क्या होगी? बी आर अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा बताओ बेटा? एक्स से। और यहां पर क्या एंट्री होगी सर? वाई अकाउंट डेबिट टू बताओ क्या? बीपी। कितने से होगी नई बिल की एंट्री? मैंने वर्किंग बना रखा है 4,500 रुपये। कैसे आया? आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सर डेट बताओ ना, डेट कैसे कैसे आएंगे? अरे बड़ा आसान है बेटा, देखो ना, 1 अप्रैल को बिल कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, कैश हमें 1 अप्रैल को मिला होगा, इंटरेस्ट भी हमने 1 अप्रैल को बुक कर दिया, नया बिल भी 1 अप्रैल को मिल गया। अब ड्यू डेट निकाल लो, इसमें जितने महीने के बिल उसने आगे प्रेजेंट किया है, और लास्ट डेट पे मान के चल रहे हैं कि बिल क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया है, तो इसको बैंक बढ़ जाएगा, और यहाँ बी आर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बेटा, है ना। और ये पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत मुश्किल बताते हैं बच्चे, बहुत ध्यान समझना। तो ये हो गया केस नंबर फर्स्ट का, कि बिल अगर हमारा लास्ट डेट पे क्या हुआ, सामने वाली पार्टी ने अप्रोच किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब सर इसी के अंदर रिन्यूअल का फर्स्ट केस था बेटा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब केस नंबर 2 करेंगे। अरे यार ऊपर क्यों हटा दिया, चलो। अब केस नंबर 2 में सर क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और बात बन जाएगी। अब केस नंबर 2 में उसने कहा भाई मेरे पास ना इमीडिएटली कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ, मैं 10,000 रुपये देने दूंगा तो ये भाई, लेकिन मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तो क्या करें सर? तो अब उसने बोला इमीडिएटली कितना दूंगा जी? 0। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा सर आपके पास? सर बैलेंस क्या बचा? पूरा 10,000 बचा, है ना। अब यहां पर क्या हुआ? 10,000 रुपये थे, इमीडिएटली कैश कितना दे रहा है? 0। कहता नया बिल बना दो, लेकिन कितने का? 10,000 रुपये का। हमने कहा यार 10,000 रुपये लेने थे, वो आपने दिए नहीं है, और बिल को आगे बढ़ा रहे हो और कह रहे 10,000 का नया बिल बना दो। नहीं भाई, जितने टाइम के लिए बिल आगे बढ़ा रहे हो, मैं ब्याज चाहिए। तो उसने कहा ठीक है ना, एक काम करो, इंटरेस्ट का पैसा कैश में ले लो ना आप आज ही। ऐसा होता है, मान लीजिए 2,000 रुपये इंटरेस्ट का हो गया, तो एक्स ने वाई से बोला यार तो अमाउंट तो नहीं पे कर रहा, लेकिन जितने टाइम के लिए बिल आगे बढ़ा रहा है उसका ब्याज तो दे दे मैं कैश। तो उसने कहा चलो एक काम करो, आप कैश मुझसे इंटरेस्ट का पैसा कैश में ले लो। तो उस केस में क्या एंट्री होगी? देखो बेटा, ये एक्स की बुक है, ये वाई की बुक है, दोबारा वही कहानी मान के चल रहे हैं। 1 जनवरी की कहानी है, यहां पर वही बी आर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे आप? वाई, और यहां पर एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। अब उसने वही कहानी ड्यू डेट से पहले आपको इन्फॉर्म किया, मान लीजिए डेट क्वेश्चन में देगा 1 अप्रैल को आपको इन्फॉर्म किया कि भाई पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम बिल क्या करेंगे? कैंसिल कर दो सर बिल। तो क्या एंट्री हुई? वाई टू बी आर। हाँ सर, यहाँ पे बोलो बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स, बिल्कुल सही है सर, बिल कैंसिल मार दिया जी। अब नया ऑफर क्या दिया? बोला भाई इंटरेस्ट का पैसा कैश पकड़ ले, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले इंटरेस्ट बुक करना पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया। तो इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि खर्चा है इसके लिए। इंटरेस्ट देना है किसको है? वाई को, सॉरी वाई तो देगा ना बेटा, किसको देगा जी? टू एक्स को। कितना इंटरेस्ट है? 2K। और यहां पर इंटरेस्ट लेना है किससे? वाई से, तो ये क्या एंट्री पास करेगा? वाई डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना? 2K। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो कह रहा है जी नया बिल ले लो मुझसे। ठीक है, नया बिल ले लो भाई। सर नया बिल कितने का मिलेगा? सोच के बताओ। बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहां होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो बताओ मेरे बच्चों नया बिल कितने का होगा? सर 10,000, 12,000 रुपये। नहीं बेटा, 2,000 तो कैश मिल गया ना आपको,
तो नया बिल कितने का होगा, 10K का। और लास्ट डेट पे हम मान के चल रहे हैं कि बिल क्लियर हो गया, तो ड्यू डेट पे आप एंट्री पास कर देना। क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, और यहाँ पर होगी BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रिन्यूअल के 2 केस थे जिसमें कुछ पैसा आपको इमीडिएटली पे कर रहा है, सेकंड केस में केवल इंटरेस्ट दे रहा है और बाकी नया बिल बना रहा है। ठीक है, इस टॉपिक में एक लास्ट टॉपिक रह गया मेरे बच्चों आपका, जिसका नाम है रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। बस लास्ट टॉपिक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आपने इतना रिवाइज कर लिया। तो लास्ट टॉपिक है रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट, अंडर रिबेट। सर रिबेट का मतलब तो डिस्काउंट होता है, हाँ बेटा वही, तो रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। ठीक है सर ये तो जस्ट कुछ कुछ उसकी तरह है ना, डिस्काउंटिंग करते हैं बैंक से। हाँ बेटा ये भी वही है भाई, डिस्काउंटिंग किससे करवाते हैं हम, बैंक से करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंटिंग बैंक से नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सामने वाली पार्टी से कर रहे हैं। क्यों, बैंक को इनकम दें यार, आपस में इनकम को शेयर कर लेते हैं। कैसे, देखो मेरी बात सुनो, एक पार्टी एक्स है, रिटायरिंग का मतलब होता है वही कैंसिल करना, लेकिन बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले। तो मेरी बात ध्यान सुना, एग्जांपल बात समझ आ जाएगी आपको। 1 जनवरी में एक्स को एक BR मिला, ठीक है, BR अकाउंट डेबिट टू किससे मिला जी, वाई से मिला सर। यहां पर एंट्री होगी जी एक्स अकाउंट डेबिट टू, बताओ बोलो क्या होगी बेटा, BP। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई। कितने का बिल था, 10K का। अब इसके बाद क्या हुआ मेरे बच्चे, बहुत ध्यान सुनिए। उसके बाद क्या हुआ, ये बिल आ गया हमारे पास। अब ये बिल 3 महीने का है, 1 महीना बीत गया और 1 महीने बाद वाई का फोन आता है एक्स को, हेलो एक्स कैसे हो। एक्स कहता बहुत अच्छा हूँ। वाई कहता है यार मुझे उधार का पैसा नहीं चाहिए किसी का, संडे को आना मेरे घर पे और अपना पैसा लेके जाना। एक्स कह रहा क्या बात यार। वाई कह रहा हाँ मेरे पैसे पड़े, ले जा यार अपने पैसे। कितने पैसे, 10,000। वाई कह रहा है 10,000 रुपये थोड़ी दूंगा भाई, 10,000 तो मुझे देने थे 3 महीने बाद। 1 महीना चला गया, अब कितने महीने बचे हैं, 2 महीने। तो मैं पेमेंट आपको 2 महीने पहले कर रहा हूं ना, तो मुझे रिबेट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। एक्स कहता है अच्छा ये बात है। वाई कहता हाँ यही बात है कि भाई अगर तू बैंक के पास जाता और बैंक से डिस्काउंट करवाता ना, तो बैंक क्या लेता, इंटरेस्ट लेता ना। तो एक काम कर, तू मुझे उतना रिबेट दे दे। ठीक है यार। उसने कहा जी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 12% लगेगा, 12% पर एनम। बिल का जो टेन्योर था वो 3 मंथ था, लेकिन अब मंथ कितने बचे हैं, 2 मंथ, 1 मंथ लैप्स हो गया है। तो जो रिबेट निकालोगे, जो डिस्काउंट निकालोगे, वो इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा, हमेशा जितने महीने बचे हैं। भाई 10K का बिल है, 12% रेट है, और कितने महीने बचे, 2/12, तो कितना हो गया जी, 200 रुपये हो गया। ठीक है जी। तो एक्स ने कहा ठीक है भाई लाओ पैसे दो, तो इसमें पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा बेटा, 9,800। क्यों सर, 200 रुपये रिबेट हो गया ना बेटा, खर्चा हो गया इसके लिए तो रिबेट। और सर वाई के लिए फायदा हो गया यार, टू कौन, BR। तो BR क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, BR खत्म, इसको पैसे मिल गए। और इसकी जो BP की ऑब्लिगेशन थी वो खत्म हो गई, BP अकाउंट डेबिट। और 2 क्या पे किया, कैश, और 2 क्या बेटा, रिबेट। आई होप बात समझ आई होगी बेटा। तो BP था कितने का, 10K का, लेकिन पेमेंट कितनी करी, 9,800 रुपये, और 200 रुपये क्या हो गया, रिबेट। ठीक है जी। तो मैंने इस एक वीडियो में कोशिश करी है पूरी कंप्लीट थ्योरी और जितने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं वो कराने की बेटा। आई होप आपको क्लियर होंगे यार। अगर आपको वीडियो बच्चे पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।